तो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को। तो साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो उनमें से जो हमारे पास ये मेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, और ये सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेकंड है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूब्स होती हैं, बारी बारी ट्यूब्स होती हैं जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में पाई जाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाई जाती हैं और साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती हैं। और इसकी दो टाइप होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड एक होता है रफ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह की इसकी टाइप्स भी होती हैं, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। फिर गोल्जी अपरेटस का। माइटोकॉन्ड्रियन जो है ये प्लूरल, ये सिंगुलर है, और प्लूरल जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद गोल्जी अपरेटस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये चार साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं जो हमारे एमडी कैट के कोर्स में है, जिनको हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके पास जीनोम पाया जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और ये जेनेटिक मटेरियल या जो जीनोम है यानी डीएनए है, इसकी वजह से सेल की तमाम एक्टिविटी कंट्रोल होती है। न्यूक्लियस को हम लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर सबसे बड़ा पार्ट यही है। तो एक बड़े से सेल के अंदर एक राउंड सी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को हम डिस्कस करेंगे, पहले इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ एक कवरिंग पाई जाती है जो कहलाती है न्यूक्लियर एनवेलप। इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये न्यूक्लियर एनवेलप की दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर होती है न्यूक्लियर एनवेलप की और एक इनर लेयर होती है। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन्स होंगी। इस न्यूक्लियर एनवेलप में बारी बारी पोर्स होते हैं। दरअसल ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो बाहर से अंदर की तरफ चीजें मूव करवा रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म से चीजों को अगर अंदर मूव करना है न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मूवमेंट होगी। तो न्यूक्लियर पोर यहाँ आ जाते हैं। फिर एक न्यूक्लियर लेमिला नाम की लाइनिंग होती है यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर की तरफ, जो फिलामेंट्स वगैरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है क्रोमेटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्रोमोसोम भी बनते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर की तरफ एक राउंड बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, जहाँ पर राइबोसोम्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। फिर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कुछ ट्यूब्स हैं। ये सारी ट्यूब्स जो होती हैं कोइल्ड स्ट्रक्चर, इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं। और ये राइबोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी पाए जाते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद जीनोम पाया जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है, सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डिस्कवरी की। तो हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन ये है कि इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करना ये न्यूक्लियस का काम है। और न्यूक्लियस कंटेन हेरिडिटी मटेरियल, न्यूक्लियस में हेरिडिटी मटेरियल पाया जाता है, विरासती मटेरियल पाया जाता है, जो सेल बाय सेल ट्रांसफर भी होता रहता है और सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। तो डीएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल है, जो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होता रहता है, और ये सेल की तमाम एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब न्यूक्लियस की लोकेशन कहाँ होती है? नॉर्मली एनिमल सेल में, एक एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो होगा वो नियर एज यानी किनारे पर होगा, साइड्स पर पाया जाता है, पेरिफेरी पे पाया जाता है। इस सरफेस को हम कहते हैं पेरिफेरल सरफेस के साइड्स पर होना। तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ होगा? नियर एज पेरिफेरी पे होगा। लेकिन एनिमल सेल में, ज्यादातर सेल में तो न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है, लेकिन स्केलेटल मसल के सेल में, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे हड्डियों के साथ जो मसल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल, और उनका जो सेल होता है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल सेल या मसल फाइबर। वो इस तरह का होता है, कुछ फाइबर लाइक होता है। इसमें न्यूक्लियस साइड्स पर होते हैं, न्यूक्लियस जो होंगे साइड्स पर होंगे, यानी पेरिफेरी पर होंगे। तो नॉर्मली एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर में पाया जाता है, एक्सेप्ट स्केलेटल मसल सेल, क्योंकि स्केलेटल मसल सेल में सेंटर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? पेरिफेरी पर है, साइड्स पर है।
और प्लांट सेल में तो तकरीबन ज्यादातर सेल में ही कहाँ होता है, एज पर होता है, किनारे पे पाया जाता है, पेरिफेरी सरफेस पे होता है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करते हैं कि न्यूक्लियस कितने होंगे एक सेल के अंदर। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है हमारे पास, कुछ अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। कुछ सेल जो होते हैं वो कहलाते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स ये वो सेल हैं जिनमें सिर्फ वन न्यूक्लियस पाया जाता है, एक अकेला न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स, जिनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियाई प्लूरल है और न्यूक्लियस सिंगुलर है। तो दो न्यूक्लियाई जिनमें होंगे वो कहलाते हैं बाई न्यूक्लिएटेड सेल, या इन्हीं को डाइकैरियोटिक सेल भी कहा जाता है। डाइकैरियोटिक, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई मतलब दो, तो दो कैरियोन यानी दो न्यूक्लियस हैं इसके अंदर। बाई न्यूक्लियड यूनिन्यूक्लियेटेड सेल जो होते हैं, इसकी एग्जांपल तो बहुत सारे सेल है, हमारी बॉडी के ज्यादातर सेल जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लियेटेड ही होते हैं। लेकिन जो बाई न्यूक्लियेटेड सेल्स है इसकी एग्जांपल है कार्डियोमायोसाइट्स। कार्डियोमायोसाइट्स हम कहते हैं हार्ट के सेल्स को, जो हार्ट में, हमारे हार्ट में जो सेल्स होते हैं, वो हार्ट के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स। ये कार्डियोमायोसाइट्स जो है बाई न्यूक्लियेटेड होते हैं, इनके सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जिनमें मैनी न्यूक्लियाई यानी ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन्हें हम सीनोसाइटिक भी कहते हैं मैनी न्यूक्लियाई वालों को। तो मैनी न्यूक्लियाई का मतलब ज्यादा सेल होंगे, जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर में, जो ऊपर हम देखा था, मसल फाइबर में ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं साइड्स पर। तो इनमें मसल फाइबर इसकी एग्जाम्पल है जिसमें ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, दो से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, इन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बेस पे तीन तरह के सेल हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल में वन न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएटेड सेल में दो न्यूक्लिया हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में मैनी न्यूक्लिया हैं, ज्यादा न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड को ही हम डाइकैरियोटिक कहते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम सिनोसाइटिक कहते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड की एग्जांपल है कार्डियोमायोसाइट्स, हार्ट के मसल्स के सेल्स, और मल्टी न्यूक्लिएटेड की एग्जांपल है मसल फाइबर, स्केलेटल मसल का जो सेल होता है। अच्छा, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो विदाउट न्यूक्लियस सेल भी होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जैसे कि प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स होते हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करते हैं, प्लांट में जो मूवमेंट वगैरह है उसमें हेल्प करवाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाने वाले सेल्स हैं। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और प्लांट्स में जो सीव ट्यूब सेल्स है ये भी क्या है, विदाउट न्यूक्लियस। तो ये दो एग्जाम्पल भी आता था, ये वो है जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए हम इसको चार हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप, या इसी को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाने वाली कवरिंग। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, या और कैरियोलिम्फ, इसी को कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक राउंड बॉडी होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, तो उसे हम स्टडी करेंगे। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे क्रोमेटिन के बारे में, और क्रोमेटिन जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, और इस क्रोमेटिन मटेरियल से ही क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये चार हेडिंग में हम डिवाइड करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो है हमारे पास, ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस के ये अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक मेम्ब्रेन ये रही, एक मेम्ब्रेन दूसरी होगी, तो दो मेम्ब्रेन होंगी, डबल मेम्ब्रेन होंगी। तो न्यूक्लियस के अराउंड एक, दो डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और अगर एक मेम्ब्रेन को निकाल के देखते हैं तो एक सिंगल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की नजर आती है। तो ईच मेम्ब्रेन यानी सिंगल मेम्ब्रेन जो होगी वो लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। लिपिड की ये पूरी बाइलेयर है, दो लेयर है, प्लस इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, यानी यहाँ पर प्रोटीन्स होंगे, अंदर की तरफ प्रोटीन होते हैं जिन्हें चैनल प्रोटीन वगैरह कहा जाता है, जिनसे चीजें इनसाइड आउट मूव करेंगी। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ईच मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होगा, जैसा कि ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान में जो स्पेस होगा, यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप में बारीक बारीक पोर्स होते हैं। ये पोर दरअसल इस तरह के प्रोटीन्स है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें ये चैनल प्रोटीन्स है जो एज अ पोर काम करें, जिससे चीजें इनसाइड भी जा रही है, बाहर भी मूव करती है। इस पोर वाली जगह को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। तो ये न्यूक्लियर पोर्स जो है हमारे पास, न्यूक्लियर पोर्स वो होल्स हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में है, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से मिलकर बने हैं, जिसका नाम है न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन जो है वो बनाता है न्यूक्लियर पोर्स। और इस न्यूक्लियर पोर से पॉसिबल होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, यानी न्यूक्लियस के यहाँ पर, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोरिन है। बाहर से चीज अगर अंदर आना चाहती है साइटोप्लाज्म से,
न्यूक्लियस में तो इसी के थ्रू आएगी, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना चाहती है वो भी इसी के थ्रू जाएगी। तो ये न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज के लिए पॉसिबल के लिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस जो है हमारे पास, जब न्यूक्लियस से चीजें साइटोप्लाज्म में जाएंगी तो नॉर्मली दो चीजें जाती हैं, एक आरएनए जाता है और राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं। जो राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोम के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक 50s यूनिट होता है और एक हमारे पास 70s यूनिट होता है, और 50s यूनिट होता है सॉरी, एक और एक होता है हमारे पास छोटा सब यूनिट जिसे हम 30s यूनिट कहते हैं। दोनों मिलकर 70s बनाते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं इसके राइबोसोम के, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और इसके अलावा आरएनए वगैरह, जैसे कि डीएनए से तैयार किया गया जो मैसेंजर आरएनए होता है, जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, इससे पहले जब इससे प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो इससे पहले एमआरएनए बनता है, सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए बनता है, एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए है ये भी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है। तो ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ ये चीजें जाती हैं। फिर साइटोप्लाज्म से जो चीजें न्यूक्लियस की तरफ आएंगी वो हमारे पास में प्रोटीन्स, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो अंदर आते हैं, यानी उनके सिंथेसिस न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म में होती है लेकिन उसकी नीड होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लिपिड्स आते हैं, लिपिड्स वगैरह के फैट के मॉलिक्यूल, और सिग्नल के मॉलिक्यूल्स आते हैं जो सिग्नल लेकर आते हैं अंदर न्यूक्लियस के अंदर की तरफ। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनके नंबर कितने होंगे, कितने न्यूक्लियर पोर्स वगैरह होंगे। तो नॉर्मली एक एग सेल में यानी ओवम में 30,000 न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं, और जो ब्लड सेल्स होते हैं उनमें 3 से 4 न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स की अमाउंट डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल है। अगर एक एग सेल है उसमें 30,000 होंगे, और ब्लड सेल वगैरह में नॉर्मली 3 से 4 न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियस के अंदर। यानी हम ब्लड सेल वगैरह देखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल वगैरह, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर एक दो तीन तीन ही न्यूक्लियर पोर होंगे, 3 या फिर 4 होंगे। जबकि एग के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर होंगे। तो ये अमाउंट भी याद रखनी है। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर को हमने 4 हेडिंग में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देख लिया जो न्यूक्लियर एनवेलप का था। सेकंड हेडिंग है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड पोर्शन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। फिल्स द न्यूक्लियर स्पेस, ये न्यूक्लियस के स्पेस को फिल करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस होगा उसको फिल करना इसका काम है। इसकी कंपोजिशन में प्रोटीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो डीएनए की कॉपी तैयार करने में हेल्प करता है। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो यहाँ फ्रीली घूम रहे होते हैं। मेटल आयंस होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह, ये डीएनए की ना डीएनए की सिंथेसिस वगैरह करवाने में, डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह करवाने में हेल्प करते हैं। फिर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। जो क्रोमोसोम होगा, जब क्रोमोसोम बनेगा इस तरह का एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस क्रोमोसोम में ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह भी पाए जाते हैं। अब थर्ड स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोलस। सेकंड में हमने न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्कस किया, फिर इसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है हमारे पास ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके बाद मेम्ब्रेन नहीं होती। इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है। इसमें अंदर की तरफ एक राउंड सी बॉडी होगी जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म का भी दो सरफेस होती है, एक आउटर सरफेस होती है और एक इनर सरफेस होती है इस तरह। अच्छा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल है, इसको और कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सही है। ये इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। मे बी वन और मोर, एक या एक से ज्यादा भी पॉसिबल है कि एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है ये न्यूक्लियोलस। अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेज, ये इंटरफेज जो है सेल डिवीजन से पहले वाला फेज होता है। सेल जब अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए, उस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। उस टाइम पर ये नजर आते हैं न्यूक्लियोलस माइक्रोस्कोप में, फिर ये गायब हो जाते हैं। डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर ये डिसअपियर हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियोलस जो होगा सेल डिवीजन के टाइम पर नजर नहीं आएगा। और इस टाइम पर सेल डिवीजन के टाइम पर क्रोमोसोम नजर आते हैं, क्रोमोसोम। और नॉर्मली क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमोसोम की जगह इस तरह का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अच्छा, इस न्यूक्लियोलस का जो सेंट्रल रीजन है वहां पर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। और ये राइबोसोमल जो आरएनए की ना सिंथेसिस वगैरह करवाता है यही पार्ट। तो हमारे पास जो सेंट्रल रीजन है ये आरएनए डीएनए वगैरह से मिलकर बना है, और ये आरएनए की सिंथेसिस करवाएगा, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करवाएगा। जो इसका पेरिफेरल रीजन है, साइड वाला हिस्सा है न्यूक्लियोलस का, ये सब यूनिट राइबोसोम से मिलकर बना होता है, और ये वही राइबोसोमल सब यूनिट्स की सिंथेसिस करवाता है जो हमने बात की थी। 50s और 30s जो छोटे यूनिट है उनकी फॉर्मेशन करवाना इसका फंक्शन है पेरिफेरल पार्ट का। तो हम ये कह सकते हैं
कि ओवरऑल जो न्यूक्लियोलस है उसका फंक्शन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स करवाना, राइबोसोम की फॉर्मेशन करवाना। और राइबोसोम वो जगह है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम कौन करवाता है? न्यूक्लियोलस करवाता है। फिर इसके बाद है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आता है, डिवाइडिंग सेल में नजर नहीं आता, डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम नजर आते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं इसे, और न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहा जाता है। क्रोमोसोम जो है हमारे पास फॉर्म्ड बाय क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बनेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा उस टाइम पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होगा, और इसकी कंडेंसेशन से क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास नॉन डिवाइडिंग सेल होता है उस टाइम पे वहां पाया जाता है इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिर कॉइल्ड होगा और इससे बनेगा ये क्रोमोसोम। कब बनेगा? जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा तब। अच्छा, ये क्रोमोसोम का जनरल स्ट्रक्चर देख रहे थे। क्रोमोसोम में इस तरह के आर्म्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमेट्स कहते हैं, और सेंटर वाला रीजन होता है जो सेंट्रोमेयर कहलाता है। इस आर्म्स वाले पार्ट में बहुत सारा डीएनए कॉइल्ड है, और डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को हम कहते हैं जीन्स, जिनसे हमारी बॉडी के ट्रेड्स आते हैं, यानी सेल के कैरेक्टर्स आते हैं। और सेल के कैरेक्टर्स का आना मतलब पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स का आना। तो बॉडी के जितने भी ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, फंक्शन है, वो सारे ट्रेड्स कहलाते हैं, और वो किसकी वजह से आते हैं? जीन्स की वजह से। जीन कहाँ है? क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है जो नस्ल दर नस्ल चीजों को ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करवाता है, और इसके अलावा बॉडी की तमाम एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो क्रोमोसोम है इनका एक फिक्स नंबर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं 2n नंबर। नॉर्मली हमारे सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, सिंगल क्रोमोसोम इस तरह का नजर आता है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। जब ये दोनों क्रोमोसोम मिलेंगे तो फिर इस तरह का क्रोमोसोम बनेगा। तो एक क्रोमोसोम जो होता है हमारे पास इस तरह का नजर आता है, उसमें सेंटर वाला पार्ट सेंट्रोमियर, और इसके अलावा यहाँ पर होते हैं आर्म्स। ये आपस से जुड़ जाएंगे, जुड़ के इस तरह का क्रोमोसोम बना लेंगे जो यहाँ नजर आ रहा है। तो जब हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स में, जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें, उन सेल्स को हम कहते हैं गैमेट्स। और गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो 23 होते हैं। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है उस कंडीशन को हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो वो हैप्लॉइड सेल होते हैं। इसीलिए इस तरह होता है कि मेल की बॉडी में गैमेट बनेगा, फीमेल की बॉडी में गैमेट बनेगा। मेल की बॉडी से 23 क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल की बॉडी से 23 आएंगे, ताकि मिलकर जब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो उसमें 46 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो। तो ये 46 क्रोमोसोम इसलिए ट्रांसफर होते हैं क्योंकि गैमेट्स में, रिप्रोडक्टिव सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो उसे हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो उसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, हैप्लॉइड को हम n स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। जैसे कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऊपर हम बात की। चिंपैंजी में 48 होते हैं, फ्रॉग में 26 होते हैं, फ्रूट फ्लाई में, जो ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई जो मक्खी जो फ्रूट्स वगैरह पे आती है, इसमें 8 होते हैं। अनियन में 16 होते हैं, पोटैटो में 46 48, पोटैटो में 48 पाए जाते हैं। फिर गार्डन पी जो है हमारे पास, गार्डन में जो पी वगैरह पाई जाती है, इसके अंदर जो वो है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो होते हैं, गार्डन पी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 14। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपने याद रखना है कि किस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने देख लिए। तो ये हमने पूरा न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस किया। इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो हमारे पास 4 ऑर्गेनेल है जो हम डिस्कस करने हैं। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी apparatus। ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फिर इन चारों में सबसे पहले हमने न्यूक्लियस को स्टार्ट किया। हमने पढ़ा कि ब्रेन ऑफ द सेल कौन कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। इसके पास ऐसा क्या है कि हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं? इसके पास जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है जो सेल की तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, डीएनए, आरएनए वगैरह। इसीलिए हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है ये सेल का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। फिर हमने देखा कि इसकी डिस्कवरी जो थी रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की डिस्कवरी? 1831 में। इसके फंक्शंस क्या क्या है? ये तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस।
और इसमें हेरिडिटी मटेरियल है यानी डीएनए है, जो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होता रहेगा। फिर हमने देखा इसकी लोकेशन कहाँ होती है। एनिमल सेल में इसकी लोकेशन सेंटर में है, सिवाय स्केलेटल मसल फाइबर के, स्केलेटल मसल सेल के, जिसमें इसकी लोकेशन कहाँ होती है, पेरिफेरी पे। और प्लांट सेल में तो कहाँ होती है, नियर एज पेरिफेरी पे ही होती है, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा हिस्सा एक वैक्यूल ले लेता है, जिसे हम सेंट्रल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। तो प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है जो सारी जगह लेते हैं, न्यूक्लियस साइड पे चला जाता है। फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कुछ सेल होते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड में एक सेल होता है, बाई न्यूक्लिएटेड में दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है। यूनी न्यूक्लिएटेड में एक न्यूक्लियस होगा, बाई न्यूक्लिएटेड में दो न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियाई होंगे। और मल्टी न्यूक्लिएटेड में मैनी न्यूक्लियाई, ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। मल्टी न्यूक्लियाई की एग्जाम्पल है मसल फाइबर, और बाई न्यूक्लियाई की एग्जाम्पल है कार्डियोमायोसाइट, हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो। बाई न्यूक्लियोटाइड को डाइकैरियोटिक और मल्टी न्यूक्लियोटाइड को सिनोसाइटिक कहते हैं। ये टर्म भी याद रखनी। विदाउट सेल, जो विदाउट न्यूक्लियस जो सेल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट में स्टीव ट्यूब सेल है, एनिमल में रेड ब्लड सेल्स है, ये वो सेल है जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को हमने चार हेडिंग में डिवाइड किया। न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ही हमने न्यूक्लियर पोर भी डिस्कस किए। फिर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें क्रोमोसोम को डिस्कस किया हमने। अब न्यूक्लियर एनवेलप जो था हमने पढ़ा कि डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह की नजर आती है, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, इसमें प्रोटीन होते हैं। इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान में, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में जो स्पेस होगा वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं यहाँ पर, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसका नाम है न्यूक्लियोपोरिन, उससे मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को ये हेल्पफुल बनाते हैं, उसके लिए उसे पॉसिबल बनाते हैं। न्यूक्लियस से चीजें आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट्स जाते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। वो साइटोप्लाज्म से बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, कार्ब्स आते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स वगैरह आते हैं। नंबर ऑफ पोर्स डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। एक ओवम में, एग सेल में 30,000 होते हैं, और ब्लड सेल वगैरह में 3 से 4 न्यूक्लियर पोर वगैरह पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म जो है, न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड पोर्शन है उसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला हिस्सा न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है। फिल द न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस होता है उसे फिल करना इसका काम होता है। इसकी कंपोजिशन ये है कि प्रोटीन से मिलकर बना होगा न्यूक्लियर प्लाज्म, डीएनए पॉलीमरेज से मिलकर बना होगा। यहाँ बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए की कॉपी तैयार करने में हेल्प करता है। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर होंगे, डीएनए आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े होंगे। मेटल आयंस होंगे जो डीएनए की रेप्लिकेशन की जरूरी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियोलस, थर्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इट में भी वन और मोर, ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अपेयर होते हैं इंटरफेस के टाइम पर, और सेल डिवीजन के टाइम पे ये डिसअपेयर हो जाते हैं, फिर दोबारा अगले इंटरफेस में फिर से आ जाते हैं। इसका सेंट्रल रीजन होता है आरएनए, आरडीएनए से मिलकर बना होता है, और ये आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। पेरिफेरल जो होता है सब यूनिट राइबोसोम से मिलकर बना है, और ये राइबोसोमल सब यूनिट की फॉर्मेशन करवाएगा। 50s जो 30s यूनिट होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवाता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस का फंक्शन ये है कि ये फॉर्मेशन करवाता है राइबोसोम्स की। और राइबोसोम्स क्या करती हैं, राइबोसोम वो जगह है, राइबोसोम वो है जहाँ पर प्रोटीन तैयार होता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाते हैं। तो राइबोसोम्स या पेश आ जाए कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन फैक्ट्री की फॉर्मेशन करवाता है। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम। इसकी फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस करवा रहा है, न्यूक्लियोलस। इसके बाद लास्ट हमने देखा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियर रेटिकुलम भी इन्हें कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कह रहे हैं क्रोमेटिन। ये रहा क्रोमेटिन। ये अंदर राउंड सी बॉडी जो कहलाती है न्यूक्लियोलस। बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर लैमिना कहलाती है, लैमिना। फिर राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ अलग से डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पोर थे जो न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं, जो हमने नीचे डिस्कस कर लिए। अच्छा, लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जब कंडेंस होगा सेल डिवीजन के टाइम पर, तो वो बना रहेगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ हिस्सा के नजर आते हैं। अब सिंगल क्रोमोसोम कुछ हिस्सा का नजर आता है, ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये दूसरा सिंगल क्रोमोसोम है। जब ये दोनों क्रोमोसोम मिल जाते हैं तब बनता है एक कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह का। तो ये क्रोमोसोम कुछ इसी शेप में पाए जाते हैं। इसका सेंटर वाला रीजन जो होता है ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। साथ में जो बाजू होते हैं, आर्म्स होते हैं, उन्हें क्रोमेट्स कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहा जाता है। इन क्रोमेटिड्स के अंदर ही डीएनए की छोटी छोटी स्टैंड होती हैं। डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी के ट्रेट्स आते हैं। यानी हमारी आई कलर के लिए, आंखों के कलर के लिए एक अलग तरह का जीन होगा, हाइट के लिए अलग तरह का जीन होगा। तो हर एक के लिए अलग अलग तरह का जीन वगैरह पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के ट्रेट आएंगे।
अब ये क्रोमोसोम ना नॉर्मली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारे सोमैटिक सेल्स में। तो हमारे बॉडी के स्किन के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ऐसा सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम हो उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल, उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे बॉडी के जो गैमेट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो मेल और फीमेल की बॉडी में बनते हैं, स्पर्म और ओवम वगैरह, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी 23 हो जाते हैं। ऐसे सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। इसलिए ऐसा होता है कि मेल की बॉडी में गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, फीमेल की बॉडी में ओवम बनेगा जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। जिन दोनों के मिक्सचर से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा न्यू, और इस ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। तो 46 इसलिए रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब इसके अलावा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा ह्यूमन में 46 होते हैं, चिंपैंजी में 48 है, पोटैटो में 48 है, अनियन में 16 है, गार्डन बी में 14 है, फ्रॉग में 26 है, फ्रूट फ्लाई में 8 है। तो ये हमने क्रोमोसोम के नंबर पढ़ लिए। बाकी इस क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनेल था, न्यूक्लियस, इसे हम डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल पहले कवर कर लिया, न्यूक्लियस। और सेकंड नंबर पे जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली, साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक नेटवर्क है ट्यूब्स का, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है इनसाइड साइटोप्लाज्म। So it is a network of tubes, network of ट्यूब्स, एक ट्यूब्स का एक नेटवर्क है जो पाया जाता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ पाया जाता है, इसे हम कहते हैं, इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो है, इन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जो होंगे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं। और ये देखो, ये वाला जो ट्यूब्स का नेटवर्क है ये अटैच नहीं है, तो ये अटैच नहीं भी हो सकते। अगर नॉर्मली ये जो अटैच्ड होते हैं इसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जो अटैच होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लोकेशन है नॉर्मली वो यहाँ पाई जाती है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर की तरफ, और इसके ऊपर बारीक बारीक डॉट डॉट से स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो यहाँ पर राइबोसोम्स वगैरह पाए जाएंगे, इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है यहाँ पर ये रहा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, इसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच नहीं होंगे, तो ये कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रेटिकुलम कहलाता है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और या स्मूथ है, इसका ये जो कॉइल्स पाई जाती हैं, कॉइलिंग पाई जाती है इस तरह की, इन कॉइल्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो इस तरह की ये जो ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, सिस्टर्नी कहलाती हैं। और इसका अंदर का जो स्पेस होता है वो सिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। तो ये सारा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास इसकी दो मेजर टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों का फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका जनरल ओवरव्यू थोड़ा सा और लिख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक सिस्टम होता है, ट्यूब लाइक सिस्टम है। इट इज अ ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ट्यूब लाइक सिस्टम है ऑफ लिपोप्रोटीन। ये ट्यूब लाइक सिस्टम किससे मिलकर बना है, लिपोप्रोटीन से मिलकर, लिपिड्स और प्रोटीन्स की कॉम्बिनेशन से, लिपोप्रोटीन
प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स के ट्यूब लाइक सिस्टम है जो लिपोप्रोटीन से मिलकर बना है, और ये जो हमारे पास है ये पाया जाता है, इट इज फाउंड बिटवीन, ये पाया जाता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा बिटवीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर सेल की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी इसके दरमियान में पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस स्पेस को ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वाले स्पेस को ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसकी लोकेशन ये है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ये इस तरह से है कि पूरी साइटोप्लाज्म में रोड की तरह, नेटवर्क ऑफ रोड्स की इसे कह सकते हैं कि रोड की तरह, यानी ये जो अलग अलग रोड्स होते हैं उस तरह से फैला हुआ है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ इंटरनल कंपार्टमेंट्स होते हैं, इंटरनल कंपार्टमेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन वाली ट्यूब्स होती हैं। तो ये हमारे पास जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट कंपोज्ड ऑफ, it is composed of tubes, it is composed of tubules या tubules और सैक्स होती हैं, थैलीनुमा पैकेट्स होते हैं। इन ट्यूब्यूल्स और सैक्स को, पैकेट्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी, जो ऊपर हमने डायग्राम में देखा था, ये हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो सिस्टर्नी से मिलके बना होता है, सिस्टर्नी से मिलके बना होता है ये सारा। अब माइक्रोस्कोप वगैरह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नॉर्मली ये नजर आ जाते हैं, और ये कुछ जो होती हैं इनमें अटैच होती हैं, ये फ्रीली भी पाई जा सकती हैं। जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है ये फ्रीली इन साइटोप्लाज्म भी हो सकती हैं, फ्रीली, और अटैच टू, अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं। जो ऊपर हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच था रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और फ्रीली था स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो फ्रीली घूम रहा होता है। तो ये हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पर हमें इसकी टाइप्स डिस्कस करनी है। तो जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सही है, एक स्मूथ और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बारे में हमने ऊपर देखा था कि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए जो इसका टेक्सचर है वो रफली बन जाता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे हैज राइबोसोम, दे कंटेन राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये हम अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये रफ नजर आएगा इन राइबोसोम्स की वजह से ही। और इसका जो हमारे पास, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रफ अपेयर होता है, रफली अपेयर होता है, रफ अपेयर होता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आएगा, और ये रफली साइज का स्ट्रक्चर आएगा क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स वगैरह अटैच होते हैं। अच्छा, इसका जो हमारे पास इसकी लोकेशन है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली जो है हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं उनमें ज्यादा अमाउंट में होगा। यानी ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पाए जाएंगे? ये उन सेल्स में ज्यादा होंगे। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये मोस्टली मोस्टली उनमें ज्यादा होते हैं, मोस्टली उन सेल्स में होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, जो प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो सेल्स होते हैं वहां पर
बहुत ज्यादा अमाउंट में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो मोस्टली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसके फंक्शन क्या है? जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। वो सारे फंक्शंस हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है यहाँ पर, एक जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो ट्रांसलेशन वाला स्टेप है वो यहाँ होता है। ट्रांसलेशन वाला एक स्टेप होता है। ट्रांसलेशन वो स्टेप है जिसमें प्रॉपर प्रोटीन बनता है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन वाला जो स्टेप है वो यहाँ पर होता है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स वगैरह वहां पर। इसलिए हम कहते हैं कि इसका मेजर फंक्शन यही है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसका प्रोटीन की स्टोरेज करना, जो प्रोटीन वगैरह बनेंगे इन प्रोटीन्स की स्टोरेज वगैरह करना, प्रोटीन को स्टोर करके रखना, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फिर इसके अलावा प्रोटीन जब बन जाएगा तो प्रोटीन बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना, प्रोटीन को रिलीज करना, प्रोटीन को स्टोर करना, प्रोटीन की एक्सपोर्ट करना, प्रोटीन को आगे तक पहुंचाना, आगे रिलीज कर देना। और प्रोटीन यहाँ से रिलीज होकर यूजुअली जाता है गोल्जी बॉडीज के पास। प्रोटीन एक्सपोर्ट होता है और यहाँ से प्रोटीन एक्सपोर्ट होकर जाता है यूजुअली गोल्जी बॉडी के पास या गोल्जी अपरेटस के पास। और गोल्जी अपरेटस उसकी फिर पैकेजिंग करते हैं अच्छे से उस प्रोटीन की, उस केमिकल की। और फिर वो अपरेटस जो है गोल्जी अपरेटस से जहां पर उस प्रोटीन की नीड होती है वहां पहुंच जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम है, ये मेम्ब्रेन फैक्ट्री से कहते हैं, इसे कहा जाता है मेम्ब्रेन फैक्ट्री। क्योंकि मेम्ब्रेन वगैरह की बिल्डिंग करना, मेम्ब्रेन वगैरह को बनाना, मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है। क्योंकि ये जो हमारे पास है, ये जो है मेम्ब्रेन वगैरह के प्रोटीन्स वगैरह, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवाता है और फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन वगैरह भी करवाता है। तो इसलिए इसे मेम्ब्रेन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन वगैरह भी बनाना इसका फंक्शन है, सेल की मेम्ब्रेन वगैरह। फिर इसके अलावा जो प्रोटीन की सिंथेसाइज वगैरह हो जाएगी राइबोसोम वगैरह पे, उसको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के थ्रू, मतलब ट्यूब्स के थ्रू आगे गोल्जी अपरेटस से ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब वही प्रोटीन की एक्सपोर्ट करना। तो इसके चार मेजर फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पर देखे। ये फर्स्ट टाइप थी, सही, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड जो है हमारे पास वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ ये कंटिन्यूअस होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ही पाए जाते हैं, फ्रीली भी हो सकते हैं। ये नॉर्मली जो है हमारे पास कंटिन्यूअस विद, कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही हो सकते हैं या उससे सेपरेट भी होते हैं। ज्यादातर ये कंटिन्यूअस होते हैं, उसके साथ ही होते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। नो राइबोसोम्स, यहाँ पर हमें कोई राइबोसोम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसीलिए जब राइबोसोम देखने को नहीं मिलेंगे ना, इनकी सरफेस स्मूथ हो जाती है। इस स्मूथ सरफेस की वजह से ही इनका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। तो स्मूथ सरफेस होती है इनकी। अच्छा, अब इसके हमने इसकी लोकेशन वगैरह देख लेनी है कि कहाँ होंगे। तो जो हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं। जो स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग
सेल्स, उसमें इनकी अमाउंट जो होगी वो ज्यादा होगी। सही, यानी जो फैट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, फैट प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं जहाँ पर फैट्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, लिपिड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा जो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होते हैं, जहां पर ग्लाइकोजन स्टोर होगा वहां पर ये होंगे ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स। और ग्लाइकोजन को स्टोर करने वाले जो सेल्स होते हैं, सही है, जहां पर ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो नॉर्मल पाए जाते हैं लिवर में। तो लिवर के जो सेल्स होंगे वहां पर ये ज्यादा होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम। इसके अलावा हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं, तो हमने ऊपर भी देखा था, स्केलेटल मसल फाइबर होता है, स्केलेटल मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर जो होता है उसके अंदर भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेडिकुलम पाए जाते हैं। और वहां पर ये जो है कैल्शियम के स्टोरेज का काम करते हैं, कैल्शियम स्टोर करते हैं, कैल्शियम स्टोर करना इनका काम होता है वहां पर। अच्छा, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ स्मूथ ही होता है, सही, जैसे कि स्केलेटल मसल फाइबर। तो स्केलेटल मसल फाइबर में, जो स्केलेटल मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर ओनली कंटेन स्मूथ, ओनली कंटेन स्मूथ, वरना बाकी सेल्स में स्मूथ के साथ रफ भी होंगे, लेकिन इट ओनली कंटेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यहाँ पर सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होगा। तो ये हमारे पास यहाँ यहाँ ये पाए जाते हैं। इसके बाद इनके फंक्शन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन इसका लिपिड की सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करवाना, लिपिड की फॉर्मेशन वगैरह करवाना, ये इसका फंक्शन है। जैसे कि ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है, स्टीरॉयड है, ये सारे इनकी फॉर्मेशन कराना इसका फंक्शन होता है। तो लिपिड की सिंथेसिस करवाना, जैसे कि ऑयल्स की फॉर्मेशन करवाना, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करवाना। ऊपर हमने देखा स्टीरॉयड्स की प्रोडक्शन करवाना। फिर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लिख लिया, फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन कराना, फॉस्फोलिपिड में लिपिड होता है, तो फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होती है, मेम्ब्रेन बनाती है, सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्मेशन करवाना। सही, इन सब की फॉर्मेशन जो है हमारे पास यही करवाता है। तो लिपिड की सिंथेसिस करवाना, मेजर फंक्शन इसका ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन हम कहते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करना, कि वो बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे। तो इसके बाद कुछ खास तरह के एंजाइम्स होंगे जो डिटॉक्सिफाई करेंगे ड्रग्स वगैरह के हार्मफुल इफेक्ट को। तो दे डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। तो हमारी बॉडी में अगर हार्मफुल ड्रग्स वगैरह हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई वगैरह करना, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। और ये डिटॉक्सिफिकेशन करना नॉर्मली जो है हमारे लिवर सेल्स का काम होता है, इसीलिए ये लिवर सेल में ज्यादा होंगे, लिवर सेल्स में। अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ इनके और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसा कि मेटाबॉलिज्म करना, लिपिड्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है, लिपिड्स की डाइजेशन वगैरह है, लिपिड की फॉर्मेशन है, वो करना, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा हमने ऊपर देखा था कैल्शियम की स्टोरेज करना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, कैल्शियम की स्टोरेज करना, स्केलेटल मसल फाइबर में कैल्शियम की स्टोरेज करना इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा इनका फंक्शन है इम्पल्स की ट्रांसमिशन करना, नर्व इम्पल्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी ट्रांसमिशन में ही हेल्प करते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो है उसकी ट्रांसमिशन वगैरह कैल्शियम की वजह से होती है। और सिग्नल वगैरह जब मसल के अंदर जाता है तो वो सिग्नल वगैरह की ट्रांसमिशन वगैरह में ये हेल्प कर रहे होते हैं।
इसके अलावा गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन कराना, गोल्जी apparatus जो नेक्स्ट ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे उसकी फॉर्मेशन करवाना। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी apparatus, जो गोल्जी apparatus है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट यानी सेल की शेप वगैरह को मेंटेन करना, तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन वगैरह भी है। तो ये हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो पॉइंट में डिवाइड किया था, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने ये देखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ये बहुत सारे ट्यूब्स का एक नेटवर्क है। सही है, ये इनसाइड साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर। सही, न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगी, न्यूक्लियस के बाहर होगा। दो टाइप है इसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो ये हमने यहाँ पर देखा। इसके अंदर जो फोल्डिंग्स वगैरह होती है, ये जो फोल्डिंग्स वगैरह हैं, ये फोल्डिंग्स वगैरह क्या कहलाती है, सिस्टर्नी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक ट्यूब लाइक सिस्टम है जो लिपोप्रोटीन से मिलकर बना है, ट्यूब लाइक सिस्टम जो न्यूक्लियस के बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, उस ट्यूब लाइक सिस्टम को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हमने देखा ये बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में पाया जाता है। ये ट्यूब्यूल्स या सैक से मिलकर बना होता है, उन सैक्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। थैलेमस स्ट्रक्चर को ये फ्रीली भी हो सकता है, अटैच हो सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसकी दो टाइप्स हमने देखी है, रफ एंडोप्लाज्मिक ये नॉर्मली जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है, इट कंटेन राइबोसोम्स एंड रफली अपेयर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मोस्टली जो होगा ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जो सेल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ये है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, वो स्टेप यहाँ पर परफॉर्म होता है। फिर प्रोटीन को स्टोरेज करना, प्रोटीन को स्टोर करना, प्रोटीन को एक्सपोर्ट करना, गोल्जी apparatus तक पहुंचाना, फिर गोल्जी apparatus उसे आगे तक पहुंचाएगा बॉडी में जिससे काफी नीड होगी, मेम्ब्रेन फैक्ट्री मेम्ब्रेन वगैरह की फॉर्मेशन करवाना। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही होती हैं, राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं होते इसके ऊपर, इसलिए ये स्मूथ नजर आती हैं। ये स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स में ज्यादा होंगी, जैसे कि, और इसके अलावा ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होते हैं उनमें ज्यादा होगी। स्केलेटल मसल फाइबर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्केलेटल मसल फाइबर में जो पाया जाता है वो कैल्शियम को स्टोर करता है, तो इसका ये फंक्शन भी हो सकता है। और ये जो हमारे पास है ये स्केलेटल मसल फाइबर में सिर्फ ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है, वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, वरना बाकी सेल में रफ भी पाया जाता है। फंक्शन इसके क्या है, स्मूथ वाले के लिपिड के सिंथेसिस करना, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना, जो लिवर सेल्स नॉर्मली करते हैं अल्कोहल वगैरह के और हार्मफुल ड्रग्स वगैरह के, उसको डिटॉक्सिफाई करके उसको नॉन हार्मफुल बनाना, यानी उसके हार्मफुल मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड करना, कैल्शियम को स्टोर करना, इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाना, और लास्ट फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडीज की फॉर्मेशन करवाना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन आज हमने अभी डिस्कस किया, ये था स्मूथ, ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो हमने डिस्कस करने हैं, और हमने देखे थे सबसे पहला जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल था जो हमने डिस्कस किया है वो है न्यूक्लियस। हमने पहले न्यूक्लियस को डिस्कस किया, फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शन, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन को, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रियन जो है प्लूरल है, सिंगुलर इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी।